क्या कभी इस बात पे गौर किया है कि जो इंसान दुनिया को बचाने की सबसे ऊंची आवाज में बात करता है वो अक्सर जमीनी स्तर पे शायद सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा होता है। हाँ बिल्कुल। मतलब आज के दौर में ही देख लीजिए ना, सोशल मीडिया पर ऐसे अनगिनत लोग दिख जाएंगे जो ग्लोबल वार्मिंग या गरीबी पर भारी भरकम पोस्ट लिखते हैं। एकदम सही कहा। मतलब ऐसा लगता है जैसे दुनिया का सारा दर्द बस उन्हीं के अंदर समाया हुआ है। लेकिन अगर उनके ही पड़ोस में किसी को मदद की जरूरत हो ना, तो वो अपने वातानुकूलित कमरों से, मतलब एसी कमरों से एक कदम बाहर नहीं निकालते। हाँ, वो बाहर से देखने पर तो बड़े महान और आदर्शवादी लगते हैं, पर हकीकत में उनका जो जमीनी योगदान होता है वो एकदम शून्य होता है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य विषय यही है। हम इसी कागजी आदर्शवाद, मतलब जिसे आर्म चेयर एक्टिविज्म कहते हैं ना, उसकी मानसिकता को परत दर परत खोलने वाले हैं। मुंशी प्रेमचंद के एक बहुत पुरानी लेकिन कमाल की कहानी है उपदेश। हाँ, मुंशी प्रेमचंद। हाँ, तो हमने इस कहानी के लिखित अंश और यूट्यूब पर कहानी सुनो और मोह एंटरटेनमेंट के जो ऑडियो नैरेटिव मौजूद है उनका गहराई से विश्लेषण किया है। इन प्रस्तुतियों ने कहानी के संदेश को एकदम ताज़ा कर दिया है। तो मतलब आज का हमारा मिशन ये समझना है कि मंचों से बड़े बड़े भाषण देना और तालियां बटोरना कितना आसान है, लेकिन असल बदलाव के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। बिल्कुल। प्रेमचंद ने ना एक सदी पहले ही उन खोखले आदर्शों की धज्जियां उड़ा दी थी जिन्हें आज हम एक बड़ी समस्या मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का जो मुख्य किरदार है पंडित देवरत्न शर्मा, वो आज के समाज के लिए एक बहुत बड़ा आईना है। शर्मा जी प्रयाग के रहने वाले हैं, अत्यंत शिक्षित हैं, बहुत अमीर हैं और तथाकथित प्रगतिशील समाज के एक चमकते हुए सितारे हैं। हाँ, और उनकी शिक्षा भी उच्च कोटि की है, कुल का बहुत बड़ा नाम है और उनकी न्यायप्रियता के चर्चे इतने थे कि ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें एक बहुत ही उच्च सरकारी पद देना चाहा। लेकिन शर्मा जी तो भाई आदर्शों के आसमान में उड़ रहे थे। हाँ, उन्होंने उस बड़े पद को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वो कहते थे कि उन्हें देश सेवा करनी है। मतलब उनके दोस्तों ने उन्हें एकांत में ले जाकर बहुत समझाया भी। उन्होंने कहा कि भाई एक सरकारी पद पाकर एक मैजिस्ट्रेट बनकर तुम समाज का ज्यादा भला कर सकते हो। बिल्कुल। दोस्तों ने कहा कि व्यवस्था के अंदर रहकर ही व्यवस्था सुधारी जा सकती है। हाँ, पर शर्मा जी ने किसी की नहीं सुनी। देखिए, यहाँ जो मनोवैज्ञानिक खेल शुरू होता है ना, वो बहुत दिलचस्प है। शर्मा जी के इस कदम को समाज ने एक महान स्वार्थ त्याग मान लिया। अच्छा। हाँ, लोग ये भूल गए कि उन्होंने पद तो ठुकरा दिया, पर अभी तक कोई ठोस काम तो किया ही नहीं है। समाज ने सिर्फ उनके त्याग के विचार को पूजना शुरू कर दिया। बाप रे, मतलब रातों रात हीरो बन गए। एकदम। पूरे शहर में उनके नाम का ढिंडोरा पिट गया। कॉलेज के युवाओं ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया और तो और उनकी इस आत्मविजय पर एक नाटक तक खेला गया जिसके नायक वो खुद थे। क्या बात कर रही हैं? मतलब बिना एक भी जमीनी काम किए और बिना किसी किसान की जिंदगी संवारे वो एक महान जननायक बन गए। हाँ, इसे ही तो आज की भाषा में हैलो इफेक्ट कहते हैं, जहाँ किसी इंसान के एक महान फैसले की चमक में उसकी बाकी सारी कमियां छुप जाती हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा शर्मा जी का बचाव करना चाहूंगा। अच्छा, बताइए। देखिए, क्या एक बहुत बड़ा आरामदायक सरकारी पद ठुकरा देना अपने आप में एक साहसिक कदम नहीं है? अगर कोई अपनी तरक्की दांव पर लगा रहा है तो कम से कम उसकी नीयत पर तो शक नहीं किया जा सकता ना? क्या हम उन पर थोड़े ज्यादा सख्त नहीं उमरे? ये बचाव सुनने में तार्किक लगता है, लेकिन मनोविज्ञान में एक और सिद्धांत है जिसे मॉरल लाइसेंसिंग कहते हैं। मॉरल लाइसेंसिंग? हाँ, वो क्या होता है? मतलब जब इंसान कोई एक ऐसा काम करता है जिसे वो बहुत महान मानता है, तो उसका दिमाग उसे बाकी जिम्मेदारियों से भागने की एक छूट दे देता है, एक लाइसेंस दे देता है। अच्छा, तो शर्मा जी के साथ भी यही हुआ? बिल्कुल। पद ठुकराकर उन्हें लगा कि बस उन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया। अब वे फ्री लाइब्रेरी के सेक्रेटरी बन गए, सोशल सर्विस लीग के मंत्री बन गए। हाँ, वो अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर हॉलैंड और डेनमार्क की आधुनिक खेती पर विदेशी पत्रिकाएं पढ़ते थे, लाल पेंसिल से निशान लगाते थे। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, शहर से कुछ मील दूरी उनका अपना एक बड़ा गांव था, उनकी अपनी जमींदारी थी, लेकिन वो अपने एक भी किसान की शक्ल तक नहीं पहचानते थे। उन्होंने पद छोड़ा, लेकिन अपना अहंकार और आराम नहीं।
ये तो वही बात हो गई ना कि कागजों पर बैठकर भारत के खेतों के उद्धार की योजनाएं बनाई जा रही हैं, बिल्कुल। लेकिन खुद कभी खेत की मिट्टी में अपने पैर गंदे नहीं किए। आज के कीबोर्ड वॉरियर्स की तरह जो ट्विटर पे 100 ट्वीट करते हैं पर घर का कचरा सड़क पे फेंकते हैं। बिल्कुल सही तुलना है। पर ऐसे कागजी आदर्श बहुत दिन टिकते नहीं है ना। कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो शर्मा जी के इन दावों की पोल खोल देता है। प्रयाग शहर में प्लेग की भयंकर महामारी फैल जाती है। हाँ, और गरीब लोग चूहों की तरह मरने लगते हैं। और जो बड़े बड़े रईस थे, जो देश के लिए जान देने की बातें करते थे, वो सब शहर छोड़कर भागने लगते हैं। संकट हमेशा इंसान का असली रूप बाहर लाता है ना। शर्मा जी भी भागना चाहते थे, लेकिन उनके सामने एक दुविधा थी। दुविधा? हाँ, क्योंकि वो सोशल सर्विस लीग के मंत्री जो थे, अगर वो सीधे भाग जाते तो उनकी वो जो जननायक वाली छवि थी वो तो मिट्टी में मिल जाती। अरे हाँ, तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही नाटकीय और पाखंडी रास्ता चुना। भागने से पहले उन्होंने कॉलेज के छात्रों को बुलाया और एक फड़कता हुआ भाषण दे डाला। हे भगवान! हाँ, छात्रों को मातृभूमि का रक्षक बताया और कहा कि मैं शहर का काम तुम सुयोग्य युवाओं को सौंप रहा हूं, क्योंकि देहात में भी बीमारी फैल रही है, तो मैं वहां जाके गांव वालों की सेवा करूंगा। मतलब अपनी जान बचाने की कायरता को उन्होंने ग्रामीण सेवा का नाम दे दिया। बिल्कुल, अपनी जान बचाने के लिए मासूम छात्रों को महामारी में धकेल दिया। लेकिन उनका ये झूठ टिक नहीं पाया। रेलवे स्टेशन पर ही उनकी पोल खुल गई। अच्छा, स्टेशन पे क्या हुआ? स्टेशन पे उनके एक वकील मित्र मिल गए। वो वकील साहब खुद अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर भाग रहे थे। तो जब शर्मा जी ने अपना वही ग्रामीण रिलीफ वर्क वाला झूठ बोला, तो वकील ने सरेआम उनकी पोल खोल दी। हाँ, अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो वकील की बातें बहुत चुभने वाली हैं। वकील ने कहा कि गजट के हिसाब से शहर के बाहर बीमारी का नामो निशान नहीं है, तो ये देहात की सेवा का नाटक बंद करो। बिल्कुल। यहाँ देखिए, वकील का गुस्सा शर्मा जी के भागने पर नहीं था। वकील तो खुद भाग रहा है। हाँ, उसका गुस्सा शर्मा जी के पाखंड पर था। सही बात है। वकील साफ समझाता है कि भाई, स्वार्थ और देशभक्ति दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अखबार पढ़ने से देश सेवा नहीं होती। सच्चा सेवक चुपचाप काम करता है, चिल्लाकर नहीं। ये तो शर्मा जी के अहंकार पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। कोई और होता तो आत्ममंथन करता, लेकिन उनका अहंकार इतना बड़ा था कि वो मुंह फेरकर गाड़ी में बैठ गए। और जब वो गांव पहुंचते हैं तब तो सच्चाई और भी भयानक है। हाँ, गांव में उनका प्रवेश किसी वीआईपी या राजा की तरह होता है। बाहर से सब बहुत खूबसूरत है, फाल्गुन का महीना है, लेकिन शर्मा जी के आते ही गांव में जो शोषण शुरू होता है वो डरावना है। बिल्कुल, गांव आते ही बेगार शुरू हो जाती है, मतलब बिना पैसे के मजदूरी। और उनके जो शहरी नौकर हैं, उनका रवैया देखिए। साइस किसानों को गालियां देता है, रसोइया हुक्म चलाता है। और शर्मा जी ये सब देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, बल्कि वो तो अपनी ही दुनिया में है। गांव में हाहाकार है और शर्मा जी लुई कूने की जल चिकित्सा कर रहे हैं। जल चिकित्सा, हाँ, ये 19वीं सदी का एक यूरोपीय चलन था जिसमें टब में पानी भरकर बैठते थे। अब सोचिए, गांव गरीब है और जमींदार यूरोपीय स्वास्थ्य के चोचले पाल रहा है, ताजे मेवे खा रहा है, और उन मेवों को लाने के लिए किसानों को रोज शहर दौड़ाया जाता है बिना पैसे के। और शर्मा जी को अपना ही गांव बहुत बदबूदार और गंदा लगता है। लेकिन इसी बीच उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो उनके एकदम विपरीत है, लाला बाबूलाल। हाँ, बाबूलाल, ये बहुत ही दिलचस्प किरदार है। बाबूलाल शहर में एक साधारण क्लर्क हैं। वो शर्मा जी की तरह विदेशी साहित्य नहीं पढ़ते, देशी जूता पहनते हैं, जो अक्सर उनके पैर भी काटता है, फिर भी वो जमीन से जुड़े रहने के लिए उसे ही पहनते हैं। और शर्मा जी को उनका ये देहातीपन बिल्कुल पसंद नहीं आता ना। हाँ, लेकिन एक दिन जब शर्मा जी गंदगी से भागते हुए एक नीम के पेड़ के नीचे पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि गांव का वो हिस्सा एकदम साफ सुथरा है, कोई दुर्गंध नहीं है। और जब शर्मा जी हैरानी से पूछते हैं कि भाई, आधा गांव नर्क है और ये हिस्सा इतना साफ कैसे, तो बाबूलाल का जवाब आंखें खोलने वाला था। बिल्कुल, बाबूलाल बताते हैं कि ये साफ हिस्सा उनकी जमींदारी में आता है और जो गंदा है वो शर्मा जी का है। बाबूलाल के काम करने का तरीका शर्मा जी से बहुत अलग है। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिए, वो खुद फावड़ा उठाते हैं और किसानों के साथ सफाई करते हैं। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने सबसे साफ घर के लिए एक छोटा सा इनाम भी रख दिया। और सबसे बड़ी बात, वो किसानों को बिना ब्याज के अनाज
और पैसे देते हैं। बिना ब्याज के? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि सदियों से शोषित किसान जमींदारों से बचने के लिए छल कपट करते थे, क्योंकि जमींदार उनका खून चूसते थे। बिना ब्याज के पैसे देकर बाबूलाल ने उस सामंती ढांचे की कमर ही तोड़ दी। यहाँ मुझे एक सवाल परेशान कर रहा है। पूछिए। देखिए, बाबूलाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन शर्मा जी कोई बेवकूफ इंसान तो है नहीं, पढ़े लिखे हैं। क्या उन्हें ये समझ नहीं आता कि उनके अपने मुंशी ही किसानों का खून चूस रहे हैं? जब बाबूलाल उन्हें सब सच बताते हैं तो भी शर्मा जी क्यों नहीं मानते? क्या ये उनका अहंकार है? बिल्कुल, ये अंधापान आंखों का नहीं, बौद्धिक अहंकार का है। शर्मा जी की शिक्षा ने उन्हें सिर्फ तर्क करना सिखाया था, इंसानियत नहीं। जब बाबूलाल उन्हें सच्चाई बताते हैं तो शर्मा जी चिढ़ जाते हैं। उनका अहंकार आहत होता है कि एक साधारण सा क्लर्क उनको ज्ञान दे रहा है। उन्हें लगता है कि वो बड़े इंसान हैं, उन्हें इन छोटी समस्याओं में नहीं उलझना चाहिए। लेकिन वो भूल गए कि नींव के पत्थर के बिना इमारत नहीं बनती। कहानी अपने सबसे मारक मोड़ पर तब पहुंचती है जब शर्मा जी के बंगले पर पुलिस वाले आते हैं, दारोगा जुल्फिकार अली खान। हाँ, और जब शर्मा जी भ्रष्टाचार पर तंज कसते हैं तो दारोगा बड़ी बेशर्मी से अपने काले कारनामों का बखान करता है। मतलब उसे कोई शर्म नहीं है? अरे बिल्कुल नहीं। वो सीना तान कर कहता है कि पुलिस में रहकर जो रिश्वत न ले वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। वो बताता है कि कैसे वो फर्जी डाके डलवाता है और जमींदारों से पैसे लेकर किसानों पर जुल्म होने देता है। बाप रे! वो खुलेआम कहता है कि किसान ऐसे ही जाहिल और डरे हुए रहें, क्योंकि उनका डर ही तो उसके भ्रष्टाचार की कमाई है। और ये सब सुनकर शर्मा जी बेचैन हो जाते हैं। लेकिन असली झटका तो उन्हें उस रात लगता ना। हाँ, उस रात क्या होता है? चांदनी रात में जब शर्मा जी अपनी छत से नीचे देखते हैं तो नजारा दिल दहला देने वाला होता है। सामने किसानों की भीड़ है, औरतें रो रही हैं और दारोगा गरज रहा है। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वो देखते हैं कि उनका अपना कारिंदा, मतलब उनका मुंशी, एक फर्जी डाके के नाम पर मासूम किसानों को पीट पीट कर पैसे ऐंठ रहा है। और ये सब शर्मा जी की ही जमीन पर हो रहा है। यहाँ पर शर्मा जी के दिमाग का जो कॉग्निटिव डिसोनेंस था, मतलब जो वैचारिक भटकाव था, वो टूट जाता है। उन्होंने जीवन भर न्याय और सत्य की किताबें पढ़ी थीं, लेकिन आज उनकी आंखों के सामने उनके ही लोगों द्वारा किसानों का खून चूसा जा रहा था। बिल्कुल। उनका वो सारा किताबी ज्ञान, वो हॉलैंड और डेनमार्क की नीतियां सब खोखली लगने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि जिन किसानों की कमाई पर वो रईस बने घूमते थे, उन मंचों पर भाषण देते थे, उन्हीं के साथ अन्याय हो रहा है और वो खुद इस अत्याचारी व्यवस्था का हिस्सा है। और यही वो पल था जब उनका कागजी आदर्शवाद चकनाचूर हो गया। वो छत से नीचे आते हैं, अपने मुंशी को डांटते हैं और दारोगा डर के मारे माफी मांगकर रात के अंधेरे में ही भाग खड़ा होता है। ये शर्मा जी के भीतर के असली इंसान के जागने का क्षण था। इसके बाद वो सीधे बाबूलाल के पास जाते हैं, अपना सारा अहंकार भूलकर बाबूलाल को अपना गुरु मान लेते हैं और वो फैसला करते हैं कि अब वो एसी कमरों में वापस नहीं जाएंगे, बल्कि गांव में रहकर सच्ची जनसेवा सीखेंगे। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका मतलब क्या है? देखिए, चाहे कॉरपोरेट जगत हो, राजनीति हो या हमारी निजी जिंदगी, असली बदलाव वातानुकूलित कमरों में बैठकर आदेश देने से नहीं आता। बिल्कुल। इसके लिए लोगों के बीच जाना पड़ता है, उनके साथ काम करना पड़ता है। बाबूलाल जैसे लोग ही समाज के असली नायक हैं, जो बिना किसी प्रचार के काम करते हैं। एकदम सही। और अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर हम इस चर्चा को विराम देते हैं। इस अटेंशन इकोनॉमी के दौर में, जहां सोशल मीडिया पर हर चीज लाइक्स से मापी जाती है, क्या हमारा सिस्टम जानबूझकर शर्मा जी जैसे लोगों की फौज तैयार कर रहा है? बहुत बड़ा सवाल है। क्या हमने एक ऐसा समाज बना लिया है जहां लाला बाबूलाल होना सिर्फ एक गुमनाम काम नहीं, बल्कि असंभव हो गया है, क्योंकि हमारे एल्गोरिदम खामोश रहकर काम करने वालों को कभी रिवॉर्ड नहीं करते? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।